पेश हैं अभी तक की 20 बड़ी खबरें। इस साल बिग बॉस 18 में सबसे अलग दिखने वाले विवियन डिसेना की बिग बॉस 13 के सिद्धार्थ शुक्ला से तुलना की जा रही है। उनके अच्छे लुक, समझदार रवैये और मजेदार वन लाइनर से उनके फैंस उन्हें बेहद पसंद कर रहे हैं। विवियन की पॉपुलैरिटी तो जग जाहिर है ही, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी लगातार दिलचस्पी का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि विवियन ने पहले 2013 में अपनी प्यार की एक कहानी की को स्टार वाबिस दोराबजी से शादी की थी, लेकिन 2021 में उन्होंने अपने रिश्ते को खत्म करते हुए उन्हें तलाक देने का फैसला किया। इसके बाद 2022 में उन्हें फिर से प्यार मिला और उन्होंने पत्रकार नौरन अली से शादी कर ली। विवियन डिसेना शायद ही कभी अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बात करते हैं। हालांकि इस बार जब विवियन ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात की तो हर किसी के कान खड़े हो गए। बिग बॉस 18 में शिल्पा शिरोडकर के साथ एक बातचीत में विवियन ने साझा किया कि वो एक इंटरव्यू के दौरान नौरन से मिले और उनके प्यार में पड़ गए। हालांकि उन्होंने ये भी साझा किया कि जब वो नौरन से मिले और उसके साथ डेटिंग शुरू की तब वो अपनी एक्स पत्नी वाबिस दोराबजी से आधिकारिक रूप से ऑफिशियली अलग नहीं हुए थे। विवियन की बातों से हैरान शिल्पा ने उनसे उस समय के बारे में पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने साफ किया कि उस समय तक जब वो नौरन से मिले वो वाबिस से अलग हो चुके थे और कागजी कार्रवाई चल रही थी, लेकिन ये बहुत बाद में फाइनल हुआ और तब तक वो नौरन को ही डेट करते रहे। इसमें उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया। विवियन ने कहा कि कई वजहों से दोनों के बीच लंबे समय तक चीजें मुश्किल हो रही थीं। वाबिस जब तक उसे बर्दाश्त कर सकती थी तब तक उसके साथ रहीं और बाद में जब उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया तो वो चली गईं। उन्होंने ये भी बताया कि जीवन में चीजें तब तक गलत होती रहती हैं जब तक कि आपको सही व्यक्ति नहीं मिल जाता। बिग बॉस 18 के कॉन्टेस्टेंट अविनाश मिश्रा घर के सबसे मजबूत खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में घर में तनाव चरम पर था जब अविनाश को राशन बांटने को लेकर बाकी घर वालों से तीखी नोकझोंक के बाद शो से बाहर होना पड़ा, जिसके कुछ समय बाद बिग बॉस खुद अविनाश मिश्रा को वापस लाने और उन्हें जेल में डालने का फैसला करते हैं, जिससे उन्हें राशन बांटने की कस्टडी मिल जाती है। अविनाश के वापस आने और राशन की ड्यूटी दिए जाने के बाद उन्होंने खलनायक का किरदार निभाने का फैसला किया और अपने सभी घर वालों को राशन देने से इनकार कर दिया। पिछले एपिसोड में अविनाश को घर में वापस आते हुए देखा गया, जिसके बाद वो कहते हैं कि खलनायक बोला है ना, अब खलनायक बनकर दिखाऊंगा, वो भी मुस्कुराने के साथ सबका जवाब दूंगा। मौजूदा सभी घर वालों के बीच जब रजत दलाल ने अविनाश मिश्रा को खुलेआम चुनौती दी कि वो उनके जेल के समय को मुश्किल बना दें तो चीजें और बढ़ गईं। अहमदाबाद में 18 साल की छात्रा का अपहरण करने और उस पर हमला करने के कानूनी आरोपों के बाद वास्तविक जीवन में जेल जा चुके रजत दलाल ने कल रात नेशनल टेलीविजन पर अविनाश को खुलकर धमकी दी। रजत ने कहा, मैं जेल में राजा हूं, इसका रहना सोना सब मुश्किल कर दूंगा। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा और राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी की फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो को रिलीज हुए अब एक हफ्ता बीत चुका है और एक हफ्ते के बाद आलिया भट्ट की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रगल कर रही है। वहीं आलिया भट्ट की फिल्म के मुकाबले राजकुमार राव की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई कर रही है। पहले हफ्ते के अंत में आलिया भट्ट की फिल्म ने 22 करोड़ 45 लाख रुपए की कमाई की। वहीं राजकुमार राव की फिल्म ने पहले हफ्ते के अंत में ही पूरे 27 करोड़ रुपए कमा लिए। आलिया भट्ट की फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। सैकनिंग.com के मुताबिक फिल्म ने दूसरे हफ्ते की शुरुआत यानी 8वें दिन 1 करोड़ 15 लाख रुपए की कमाई की। पहले हफ्ते में फिल्म ने 22 करोड़ 45 लाख कमाए थे। इस तरह आलिया भट्ट की फिल्म ने अब तक 23 करोड़ 60 लाख रुपए कमा लिए हैं। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो की बात करें तो फिल्म ने पहले हफ्ते में 27 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं फिल्म ने 8वें दिन यानी शुक्रवार को 1 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई की। इस तरह राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म ने अब तक 28 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई कर ली है। बॉलीवुड स्टार्स चाहे जितना भी सुर्खियों में रहें और जितनी ही धन दौलत कमाएं, लेकिन उनकी लाइफ को रिस्क रहता है और ऐसे में वो अपनी लाइफ को संभालने वाले बॉडीगार्ड्स पर खूब पैसा खर्च करते हैं। ये बॉडीगार्ड्स न सिर्फ सितारों की हिफाजत करते हैं बल्कि उनके परिवार की भी सुरक्षा करते हैं। यही वजह है कि सितारों के साथ हर जगह उनके बॉडीगार्ड्स जरूर नजर आते हैं। यही वजह है कि बॉडीगार्ड सितारों के हर सुख दुख के साथी होने के साथ उनके कई सारे राजदार भी होते हैं और इसीलिए उनकी सैलरी बहुत ज्यादा रखी जाती है। कुछ नामी सितारे तो ऐसे हैं जिनके बॉडीगार्ड्स की सैलरी किसी एमएनसी में काम करने वाले इंजीनियर से भी ज्यादा है। ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन भी ऐसे ही स्टार्स में शामिल हैं। ऐश्वर्या राय के बॉडीगार्ड शिवराज कई सालों से उनके साथ हैं। उनके लिए वो किसी फैमिली मेंबर से कम नहीं हैं, जिन्हें ऐश्वर्या काफी सम्मान देती हैं। शिवराज के घर में जब शादी थी तब ऐश्वर्या राय पर्सनली उस शादी में शामिल होने गई थीं। शिवराज खुद पेशे से टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, जो ऐश्वर्या राय समेत बच्चन परिवार के भी वफादार और भरोसेमंद हैं। ऐश्वर्या राय के बॉडीगार्ड की मंथली सैलरी 7 लाख रुपए के आसपास है।
मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि शिवराज की मंथली सैलरी लाखों रुपए में है। इसके अलावा ऐश्वर्या के दूसरे बॉडीगार्ड हैं राजेंद्र ढोले। एक वेबसाइट बताती है कि राजेंद्र ढोले की सालाना सैलरी करीब 1 करोड़ रुपए तक है। और अमिताभ बच्चन के बॉडीगार्ड जिनका नाम जितेंद्र शिंदे है, जो हमेशा अमिताभ बच्चन के साथ रहते हैं, फिर चाहे वो फॉरेन ट्रिप्स पर हों या किसी शूटिंग असाइनमेंट पर। जितेंद्र शिंदे अपनी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी भी चलाते हैं और उनकी सालाना सैलरी करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। सलमान खान ने अपनी सुरक्षा को अब सुनिश्चित करने के लिए कई नए सुरक्षा संबंधी तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। बॉलीवुड सोसाइटी की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने हाल ही में लगभग 2 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ निसान पेट्रोल एसयूवी खरीदी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गाड़ी को दुबई से सीधे मुंबई इंपोर्ट किया गया है। ये नई निसान पेट्रोल अपनी बेहतरीन सुरक्षा सुविधाओं और शानदार सुविधाओं के लिए जानी जाती है। इस एसयूवी में कई अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण मौजूद हैं, जिसमें बॉम्ब अलर्ट इंडिकेटर, नज़दीकी गोलीबारी को झेलने में सक्षम ग्लास और अंदर बैठे लोगों की पहचान छिपाने के लिए डिज़ाइन की गई टिंटेड विंडो भी शामिल है। तमन्ना भाटिया ने शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर को असम के कामाख्या मंदिर के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। फिलहाल वो HPZ टोकन मोबाइल ऐप वाले मामले में फंसी हुई हैं। ईडी उनसे पूछताछ कर रहा है। पूछताछ के बाद वो अपने मम्मी पापा के साथ कामाख्या देवी के मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने सफ़ेद कुर्ता सलवार पहना हुआ था। गुवाहाटी में ईडी के अधिकारियों ने थर्सडे के दिन उनसे बहुत लंबी पूछताछ की थी। तमन्ना इसी शहर यानी गुवाहाटी के एक आलीशान होटल में रुकी थी। सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय एजेंसी तमन्ना को एक बार और पूछताछ के लिए बुला सकती है। राजकुमार हिरानी ने मीडिया के सामने मुन्ना भाई सीरीज की अगली कड़ियों के बारे में खुलकर बात की है। वो कहते हैं कि मुन्ना भाई के लिए मेरे पास 5 अधूरी स्क्रिप्ट्स हैं। मैंने एक स्क्रिप्ट पर 6 महीने बिताए हैं और मैं इंटरवल तक पहुंच चुका हूं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाया। मुन्ना भाई LLB, मुन्ना भाई चल बसे, मुन्ना भाई चले अमेरिका और ऐसी ही कई सारी स्क्रिप्ट्स हैं। इस बातचीत के दौरान उन्होंने इस फिल्म की कहानी गढ़ने के दौरान आने वाली चुनौतियों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगली किस्त को पिछली फिल्मों से बेहतर होना होगा और यही मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। टीवी एक्टर कुशाल टंडन और एक्ट्रेस शिवांगी जोशी अभी तक के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले ऑन स्क्रीन कपल्स में से एक हैं। जब से वो शो बरसातें मौसम प्यार का में दिखाई दिए हैं, तब से ही फैंस ने देखा कि कैसे एक दूसरे को देखते ही उनकी आंखें चमक उठती हैं। दोनों को अक्सर साथ में देखते हुए फैंस ने उनके डेटिंग की अटकलें भी लगानी शुरू कर दी। हालांकि ये जोड़ा हमेशा अपने रिश्ते के बारे में चुप रहा है, लेकिन अब कुशाल टंडन ने आखिरकार अपने रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी है और बता दिया है कि वो शिवांगी जोशी को डेट कर रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में कुशाल टंडन ने शिवांगी जोशी के साथ अपनी शादी की योजनाओं के बारे में बात की। उन्होंने खुलेआम माना कि वो प्यार में हैं, लेकिन वो जल्द ही शादी नहीं कर रहे हैं। कुशाल ने कहा कि उनके माता पिता चाहते हैं कि वो शादी कर लें, लेकिन वो अभी थोड़ा धीमी स्पीड से चल रहे हैं। कुशाल ने आगे कहा कि इस सब में सबसे अच्छी बात यह है कि उनके माता पिता की जो एक तलाश थी सही लड़की की, वो ख़त्म हो गई है। इसी बातचीत में कुशाल ने यह भी कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से प्यार में हूं। हम इसे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी माँ मुझे शादी करते हुए देखना चाहती है और उनका बस चले तो मेरी शादी वो आज ही करवा दें। और वैसे देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है कभी भी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे माता पिता की जो तलाश थी एक अच्छी लड़की ढूंढने की, उसको मैंने अब ख़त्म कर दिया है। इससे पहले कुशाल टंडन और शिवांगी जोशी के एक फ़ैन पेज ने उनका एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में एक बॉक्सिंग मैच में भाग लेने के दौरान दोनों को आपस में बात करते देखा गया था। बातचीत के दौरान कुशाल ने शिवांगी के गाल पर प्यार से किस किया था और इस कपल का यह प्यारा सा पल इंटरनेट पर तुरंत वायरल हो गया और फैंस को यकीन हो गया कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। आलिया भट्ट और यशराज की फिल्म अल्फा की शूटिंग शुरू हो गई है। इस समय आलिया भट्ट शर्वरी के साथ कश्मीर में हैं, शूटिंग कर रही हैं। अगस्त में भी एक पिक्चर सामने आया था जिसमें आलिया और शर्वरी दिखाई दी थी। अब फिर से आलिया कश्मीर लौट गई हैं। वाइट मफलर में उनका जो फोटो है वो इस समय इंटरनेट पर घूम रहा है और एक होटल है जहां पर वो रुकी हुई हैं, जहां पर इस पिक्चर को क्लिक किया गया है और वहां उन्हें जो कश्मीर की लोकल कलाकृति है वो भी भेंट की जा रही है। और कुल मिलाकर काफ़ी एक्साइटेड हैं आलिया भट्ट अल्फा को लेकर, भले ही जिगरा का कुछ भी हाल क्यों ना हो रहा हो। कौन बनेगा करोड़पति की बात करें तो साल 2000 से अपने फैंस का फेवरेट बना हुआ है। इस क्विज शो से लोग अपने ज्ञान के दम पर ढेर सारी धनराशि जीत कर जाते हैं। कुछ लखपति बने, कुछ करोड़पति बने, लेकिन सीजन 16 में इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो पिछले 24 सालों में कभी नहीं हुआ। इस शो का एक प्रोमो शेयर किया गया है जिसमें कॉन्टेस्टेंट ने अमिताभ बच्चन को अपने अनोखे कारनामे से चौंका दिया।
दूसरे कॉन्टेस्टेंट को मौका देने के चक्कर में कोलकाता से आए डॉक्टर नीरज सक्सेना ने अपना गेम बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने अमिताभ बच्चन से गेम छोड़ने का निवेदन किया। कॉन्टेस्टेंट की ये बात सुनकर वहां मौजूद ऑडियंस भी हक्की बक्की रह गई। कॉन्टेस्टेंट नीरज सक्सेना जेएसआई यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर हैं। उनकी उपलब्धियां सुनकर बिग बी भी इंप्रेस हुए। उन्होंने बताया कि वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम कर चुके हैं। अब्दुल कलाम उनके बॉस रह चुके हैं, जिनके साथ उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया हुआ है। आर माधवन और अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म का भी अब ऐलान हो गया है। करण जौहर इस फिल्म के निर्माता होंगे। ये अनाम फिल्म 14 मार्च 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस कैप्शन के साथ इस फिल्म की घोषणा की गई है कि इस फिल्म का निर्देशन करण सिंह त्यागी करेंगे और फिल्म में अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। ये फिल्म अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के उस नरसंहार पर आधारित होगी जिसे हम सब ने पढ़ा है। उस पर एक बुक लिखी थी रघु पलाट और पुष्पा पलाट ने, द केस दैट शुक द एम्पायर, उस पर आधारित होगी। अपने करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान काफी सतर्क हो गए हैं। शुक्रवार के दिन उन्हें एक बार फिर से धमकी मिली। लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद सलमान काम पर लौट आए हैं। हर शुक्रवार को बिग बॉस के लिए वीकेंड का वार शूट करते हैं। 18 अक्टूबर को भी उन्होंने बिग बॉस की शूटिंग की। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान पहली बार काम पर लौटे हैं। हालांकि बिग बॉस के सेट पर उनकी पर्सनल सिक्योरिटी के अलावा सुरक्षा व्यवस्था में कुछ ज़्यादा बड़े बदलाव तो नहीं किए गए हैं। सलमान ने सिर्फ अपनी पर्सनल सिक्योरिटी और सरकार की तरफ से उन्हें जो Y+ सिक्योरिटी मिली है उसी के साथ वीकेंड का वार शूट किया। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। हर वीकेंड के वार की तरह इस बार भी सलमान ने अपनी ऑडियंस के साथ ही शूटिंग की है। उन्हें लगातार मिल रही धमकी के बाद कहा जा रहा था कि सलमान बिना ऑडियंस के शूटिंग करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ये खबर भी गलत ठहराई। हालांकि हमेशा की तरह इन ऑडियंस को भी जिस तरह से किसी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की चेकिंग होती है उसी तरह की सिक्योरिटी चेकिंग से भी गुजरना पड़ा। साथ ही इन सभी को उनके बैग, फ़ोन या घड़ी में से कोई भी चीज़ लेकर शूटिंग लोकेशन पर एंट्री करने की अनुमति नहीं दी जाती। इन सभी को अपने लॉकर दिए जाते हैं जहां वो अपनी चीज़ें रख सकते हैं। बिग बॉस 18 की सदस्य हेमा शर्मा एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। उन पर आरोप लगे हैं कि वो जानबूझकर अपने बेटे को पूर्व पति गौरव सक्सेना से दूर रख रही हैं। गौरव सक्सेना युगांडा के एक NRI हैं। गौरव ने हाल ही में अपने चैनल गौरव की कहानी पर अपने YouTube ब्लॉग में अपनी पत्नी हेमा, जिन्हें वायरल भाभी के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा उन पर लगाए गए झूठे आरोपों का जिक्र किया। ब्लॉग में उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स, खासकर उन महिलाओं का आभार व्यक्त किया जिन्होंने बहनों की तरह उनका साथ दिया। इनमें से कुछ ने तो उनका युगांडा नंबर भी ढूंढ लिया और उन्हें समर्थन देने के लिए फोन किया। उन्हें यह भरोसा दिलाया कि हेमा उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। एक सूत्र ने बताया कि गौरव ने अपने 2 साल के बेटे के लिए अपना YouTube चैनल शुरू किया था ताकि जब वो बड़ा हो जाए तो उसे समझ में आए कि उसके माता पिता के बीच हुआ क्या था। गौरव ने दावा किया कि हेमा उन्हें अपने बेटे से मिलने नहीं दे रही हैं। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी पिछली शादी से एक बड़ा बेटा भी है जो अपने पिता से अलग रह रहा है। गौरव के मुताबिक हेमा बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं सिखा रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि हेमा ने मांग की है कि वो उनके लिए 2.5 करोड़ रुपए का 2 BHK फ्लैट खरीदें और ऐसा ना करने पर उन्हें अपने बेटे से वो मिलने नहीं देंगी। गौरव ने बताया कि वो पहले से ही उन्हें हर महीने काफ़ी मोटी रकम दे रहे हैं, जिससे उनके मौजूदा घर का किराया भी शामिल है और अब वो इतना महंगा फ्लैट उनके लिए नहीं खरीद सकते। उन्होंने अधिक किफ़ायती इलाके में घर खरीदने की पेशकश की, लेकिन हेमा ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। गौरव ने बताया कि वो मार्च 2024 तक हेमा पर हर महीने 3 से 4 लाख रुपए खर्च कर रहे थे और अप्रैल 2024 से वो उसे हर महीने 1 लाख रुपए दे रहे हैं। क्योंकि इस साल अप्रैल के मध्य में वो अलग हो गए, लेकिन आज तक वो अभी भी उस घर का मासिक किराया दे रहे हैं जिसमें हेमा रह रही हैं। हेमा ने गौरव पर उनके बेटे का अपहरण करने का भी आरोप लगाया। हालांकि गौरव का दावा है कि उसने स्वेच्छा से उसे बच्चा दिया ताकि वो उसके साथ समय बिता सके। गौरव ने आरोप लगाया कि हेमा ने उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराने की धमकी दी हुई है। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि हेमा वर्तमान में रियलिटी शो बिग बॉस 18 की प्रतियोगी हैं, जो उन्हें बताए बिना उनके बच्चे को छोड़कर चली गई हैं। गौरव ने कलर्स चैनल से अनुरोध किया है कि वो पूरा एपिसोड रिलीज करें ताकि लोग खुद इसे देख सकें। द ग्रेट इंडियन कपल शो में अलग अलग किरदार निभाने वाले एक्टर कृष्णा ने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया है। वहां उन्होंने शो से जुड़ी कई सारी बातें की हैं और इस शो में इस्तेमाल किए गए जोक्स के बारे में अपनी सफाई दी है। कृष्णा का कहना है कि उनके शो में जोक्स किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कहे जाते, उनका मकसद सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करना होता है।
लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपके किसी भी एक्ट से किसी भी इंसान को तकलीफ ना हो। आप जो भी कहें वो सोच समझ कर कहें। हालांकि कभी कभी इसकी वजह से क्रिएटिविटी पर काफ़ी असर पड़ता है। कृष्णा ने अपने और कपिल शर्मा के बॉन्ड के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि कपिल कभी कभी उन्हें उनके मामा गोविंदा के नाम से भी चिढ़ाते हैं, जैसे इसके मामा तो इससे बात नहीं करते तो हम क्या करें। कृष्णा ने कहा कि वो इनकी बातों का बुरा नहीं मानते हैं, वो जानते हैं कि एक जोक और टिप्पणी के बीच क्या फ़र्क होता है। कृष्णा ने बताया कि वो भी कपिल का मजाक उनकी फिल्म फिरंगी का नाम लेकर उड़ाते रहते हैं। दोनों ही एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानता है। कृष्णा ने इसी इंटरव्यू में शो में इस्तेमाल किए जाने वाले जोक्स पर भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वो और उनकी टीम शो शूट करने से पहले एक साथ बैठकर सारे जोक्स डिस्कस करते हैं, ताकि अगर कोई जोक आपत्तिजनक हो तो उसे उसी वक्त हटाया जाए, जिससे किसी को कोई ठेस न पहुंचे। कृष्णा बताते हैं कि इतनी लिमिटेशन के बाद भी उनकी टीम शो को सुपरहिट बनाने से नहीं चूकती है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लोग उनके शो को काफ़ी इंजॉय करते हैं, जो उन्हें काफ़ी मोटिवेट करता है। प्रो कबड्डी लीग PKL सीजन 11 की शुरुआत इस बार सितारों से सजी रही। शुक्रवार की शाम बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां विद्या बालन और कार्तिक आर्यन तेलुगु टाइटंस और बेंगलुरु बुल्स के बीच खेले गए पहले मैच में शामिल हुए। दोनों स्टार्स अपनी आने वाली फिल्म भूल भुलैया 3 के प्रमोशन के लिए आए थे, और हैदराबाद के GMCB इंडोर स्टेडियम में उनकी मौजूदगी ने पहले से ही जोश से भरे माहौल में चार चांद लगा दिए। कार्तिक आर्यन ने इस अवसर पर कहा, मैं बचपन में गली कबड्डी खेलता था, लेकिन प्रो कबड्डी लीग में जिस तरह से खेली जा रही है उस तरह से पेशेवर स्तर पर नहीं। अब इसे देखना काफ़ी मज़ेदार लगता है। वहीं विद्या बालन ने सीज़न के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे तो कबड्डी देखने में बड़ा मज़ा आया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस समय भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस कौन है? तो चलिए आपको बता देते हैं। किसी वक्त में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ सुपरहिट फिल्म देने वाली ये एक्ट्रेस पिछले 10 साल से एक भी हिट नहीं दे पाई है। और शाहरुख खान के साथ ये जो एक्ट्रेस है, ये IPL टीम KKR की को ओनर है, और इनका नाम है जूही चावला। दरअसल हारून इंडिया ने साल 2024 की एक लिस्ट जारी की है, रिचेस्ट एक्ट्रेसेस की लिस्ट, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जूही चावला भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस बनकर सामने आई हैं। हारून की रिपोर्ट के मुताबिक जूही चावला की नेटवर्थ 4,600 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम ऐश्वर्या राय का है, जिनकी कुल नेटवर्थ 850 करोड़ है। और इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा का भी नाम है, जिनकी नेटवर्थ 650 करोड़ है। इस लिस्ट में आलिया और दीपिका पादुकोण भी हैं, लेकिन ये सब की सब जूही चावला से नीचे हैं। जूही चावला टॉप कर रही हैं। जूही ने ये पैसा अपनी फिल्मों से कम और बिजनेस से ज़्यादा कमाया है। जूही IPL टीम के अलावा शाहरुख खान, गौरी खान के फिल्म प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज में भी पैसा लगाती हैं। जूही के पति जय मेहता भी एक बिजनेसमैन हैं, जिनके साथ जूही रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करती रहती हैं। जूही की कमाई का मुख्य सोर्स उनका बिजनेस माइंड बताया जाता है। हंसिका मोटवानी बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक मशहूर अभिनेत्री हैं, और आपको बता दें कि उन्होंने हाल ही में अपने फैंस के साथ एक खुशखबरी शेयर की है। दरअसल आपको बताना होगा कि उन्होंने एक नया घर खरीदा है, और इसकी गृह प्रवेश की तस्वीरों को भी खुलकर शेयर किया है। शादी के सिर्फ 2 साल हुए हैं और वो एक नए घर की मालकिन बन गई हैं। हंसिका मोटवानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से बहुत ही खूबसूरत तस्वीरों को शेयर किया है, और इसके साथ ही एक कैप्शन भी लिखा है, नई शुरुआत। इन तस्वीरों में हंसिका मोटवानी को पति के साथ गृह प्रवेश करते हुए देखा जा रहा है। एक तस्वीर में तो उनका सिर पर कलश वो रखे हैं, और उस तरह से तस्वीर है पूरी, जिसमें दिख रहा है कि ये दोनों अपने नए आशियाने में कदम रख रहे हैं। और इस खास पल की जो कैंडिड तस्वीरें हैं वो उन्होंने अपने फैंस के साथ साझा की हैं। इस दौरान उन्होंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है और एक पिंक ब्लाउज पहना हुआ है। हंसिका मोटवानी ने अपने इस लुक को गोल्ड ज्वेलरी के साथ पूरा किया है। उन्होंने अपने पूरे घर की तस्वीरों को तो नहीं दिखाया, लेकिन कई सारे अलग अलग कॉर्नर्स की झलक दिखाई है, और इससे पता लग रहा है कि हंसिका मोटवानी का जो नया घर है ये काफ़ी बड़ा है और बहुत आलीशान है। राज और DK की आगामी वेब सीरीज रक्त ब्रह्मांड द ब्लडी किंगडम में एक और दिग्गज अभिनेता की एंट्री हो गई है। इस वेब शो में तारे ज़मीं पर, रांझणा, किक, सिम्बा और सिर्फ एक बंदा काफ़ी है के लिए मशहूर रहे अभिनेता विपिन शर्मा को कास्ट किया गया है। इस सीरीज में समांथा रुत प्रभु, वामिका गब्बी और आदित्य रॉय कपूर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरीज में अपनी भूमिका के बारे में विपिन कहते हैं कि ये किरदार मेरे अब तक के किरदारों से बहुत अलग है। शूटिंग के पहले दिन मुझे फिर से एक छोटे बच्चे जैसा महसूस हुआ। ये इतना रोमांचक था। रक्त ब्रह्मांड एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है, और सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनने में ही इसके 3 घंटे लगते हैं। कभी कभी दूसरों को इससे भी ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो राज और DK के साथ विपिन का ये तीसरी बार काम कर रहे हैं वो।
इससे पहले वो निर्देशक जोड़ी जो है राज डीके, इनके साथ द फैमिली मैन 2 और गन्स एंड गुलाब्स में भी काम कर चुके हैं। और राज और डीके का कहना है कि उन्हें शोर इन द सिटी में इनका काम काफ़ी अच्छा लगा था। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता निर्देशक विनोद कापड़ी की नई फिल्म पायर का विश्व प्रीमियर तेलन ब्लैक नाइट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 28th एडिशन में होगा। यह इस साल की ऑफिशियल एंट्री है, एकमात्र इंडियन फिल्म है जिसमें एंट्री ले रही है। उत्तराखंड में हिमालय की पृष्ठभूमि पर आधारित पायर एक 80 साल के बुजुर्ग जोड़े की अनोखी और दिल दहला देने वाली प्रेम कहानी है। दिलचस्प बात यह है कि विनोद कापड़ी ने 2 बुजुर्गों को, जो कि वहां के स्थानीय निवासी हैं उत्तराखंड के, जिनका नाम है पदम सिंह और हीरा देवी, इन्हीं को मुख्य कलाकार उस फिल्म में बना दिया है और इन्होंने आज तक कभी कैमरा या फिल्म भी नहीं देखी है। पदम सिंह और हीरा देवी दोनों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग तहसील के रहने वाले हैं। पदम सिंह एक सेवानिवृत्त भारतीय सेना के जवान हैं जो अब एक किसान के रूप में काम करते हैं, जबकि हीरा देवी भैंसों की देखभाल करती हैं और जंगल से लकड़ियां और घास इकट्ठा करती हैं। फिल्म पायर एक सच्ची कहानी से प्रेरित है जो विनोद को 2017 में मुनस्यारी के एक गांव में मिले एक बुजुर्ग जोड़े की कहानी है। उत्तराखंड से लगातार पलायन के कारण वीरान हो चुके भुतहा गांवों की पृष्ठभूमि में ये जोड़ा जो है मौत का इंतजार कर रहा है, लेकिन एक दूसरे के लिए उनके प्यार ने विनोद कापड़ी के दिल पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उन्होंने फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। सुपरस्टार प्रभास अब कल्कि के साथ और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। 2024 में उनकी फिल्म ने बहुत बड़ा नाम कमाया। अब प्रभास की 3 फिल्में बड़े पर्दे पर दोबारा दस्तक देने वाली हैं, जिसमें सालार, ईश्वर और मिस्टर परफेक्ट शामिल हैं। 23 अक्टूबर को प्रभास का जन्मदिन है। इस खास मौके पर फैंस उनकी फिल्मों का सिल्वर स्क्रीन पर लुत्फ उठा सकते हैं। आइए बताते हैं उन 3 फिल्मों के बारे में जो इस हफ्ते बड़े पर्दे पर फिर से रिलीज हो रही हैं। प्रभास की फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर 19 और 20 अक्टूबर को दोबारा रिलीज होगी। यह फिल्म 2023 की सबसे बड़ी रिलीज फिल्मों में से एक रही, जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ा और OTT प्लेटफॉर्म पर 200 से भी ज़्यादा दिनों तक ये ट्रेंड करती रही। इस फिल्म ने 700 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जिससे ये 15वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई। इसके अलावा सालार पार्ट 1 सीज फायर ने टेलीविजन प्रीमियर्स में भी टॉप 3 में जगह बनाई, जिसमें 30 मिलियन से अधिक दर्शकों ने इसे देखा। तो ये खबरें थीं, वो टॉप 20 खबरें जो इस समय बॉलीवुड के बारे में, एंटरटेनमेंट की फील्ड में छाई हुई हैं, जिन्हें आपने अभी मेरे साथ देखा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा।